इतनी बढ़िया तरीके से फाइल बना दूंगा, किसी के चंगुलों में मत फंसो कि कोई इतने में 2000 में वीज़ा लगवा दिया, 10,000 में वीज़ा लगवा दिया। भाई सब बकवास है। फुद्दू बनाने के ना लोगों ने पैसा ठगने के इतने तरीके बना रखे हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और भाई मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, थाईलैंड के व्लॉग तो आई होप आपने सारे देख ही लिए होंगे। भाई काफ़ी मज़ा आया थाईलैंड जाके, बच्चों के साथ मेमोरीज क्रिएट होगी हमारी। कृष्णा हमारा पहली बार गया था थाईलैंड। व्लॉग आपने देख ही लिए हैं सारे। आज की जो वीडियो है ना, ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और काफ़ी सारे डाउट आपके जो है क्लियर होंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये होने वाली भाई यूरोप वीज़े के रिगार्डिंग। और जिस चीज़ पे भाई मैं पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन ना कर लूँ उस पर मैं बिल्कुल ही वीडियो बनाता नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को इंटरनेट पे गलत गाइड करना चाहता हूँ। सो इस पर मैं पूरा अपना रिसर्च कर चुका था। सो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना ली जाए, क्योंकि कल मेरी वैसे भी दिल्ली अपॉइंटमेंट है और मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट है सबमिट हो जाएंगे। सो मैंने सोचा उससे पहले पहले मैं आपको बता दूं और आपके भी सारे डाउट क्लियर कर दूं। सो फिलहाल तो गाइस भाई मैं जा रहा हूँ जर्मनी घूमने के लिए, और वही एक्साइटमेंट बड़ी गंदे वाली हो रही है। मतलब अभी तक वैसे ज़्यादा भी मैं खुश नहीं हो रहा। अपना ना जो अंदर की फीलिंग्स है उनको न्यूट्रल सा ही रखा हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा खुश होऊंगा वीज़ा आए ना आए अभी कुछ नहीं पता। मेरी तरफ से मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया है कि भाई बेस्ट डॉक्यूमेंट जो कहते हैं ना, बेस्ट वो लगाए हैं मैंने। वो आज आपको मैं बताऊंगा भाई यूरोप जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। सो बने रहना वीडियो पे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, चाहे लास्ट में कर देना। अभी मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, बट मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और कमेंट में अपनी राय देना, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो भाई शुरू करते हैं। ये भाई मेरे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैं कल एम्बेसी में सबमिट करवाने वाला हूँ। इसको बनाने के लिए ना भाई हालत मेरी जो है ख़राब हो गई। ठीक ठाक वाली मेहनत लगी है इसमें। सो अगर आप भी यूरोप प्लान कर रहे हैं, चाहे आपने घूमने जाना है, चाहे अपने काम करने जाना है, चाहे किसी भी कारण से आप यूरोप जा रहे हो। ज़्यादातर लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि इंडिया में जिनकी जॉब्स 20-30 हज़ार की हैं या 40 हज़ार की जॉब हैं, वो भाई यूरोप में मूव हो रहे हैं कि वहाँ पे है कि चलो लाख की सैलरी मिल जाती है, 80-90 हज़ार तो मिनिमम वहाँ पे बन ही जाता है बंदे का मेहनत करके। तो वहाँ पे मेहनत का जो है मूल्य भी मिल जाता है। पंजाबी में कहते हैं ना, मेहनत का मूल्य मिल गया। सो वहाँ पे मेहनत का आपको जो है मूल्य मिल जाता है। सो वहाँ पे लोग इसीलिए जाते हैं, मूव होते हैं। और मूव होते कैसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करके जाते हैं, या तो जाएंगे टूरिस्ट वीज़े पे। टूरिस्ट वीज़े पे जाके पहले पोर्टुगल में असाइलम लगा लेते थे, फिर उसके बाद अभी स्पेन ने पेपर खोल दिए। सो ये सब करते हैं लोग। और अभी पोर्टुगल में तो थोड़ी सी सख्ताई चल रही है, जिन्होंने जो है अभी पेपर वगैरह आई थिंक बंद कर रखे हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि ना ही इससे पहले मैं यूरोप गया हूँ, बट मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता रहता हूँ यूरोप पे। सो मेरा तो कोई ऐसा प्लान है नहीं है फिलहाल। तो मैं जा रहा हूँ भाई जर्मनी सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए। तो फिलहाल तो आजकल 3 तरह के वीज़े चल रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, या फिर आता है भाई ट्रेड फेयर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा जिसको बोलते हैं, जिसमें आप कभी भी कोई आपने ट्रेड फेयर अटेंड करना है या फिर वहाँ पे कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, तो उस केस में जो लगता है वो ट्रेड फेयर वीज़ा लगता है। सो अगर आप किसी कंट्री में नहीं गए अभी तक घूमने के लिए मान लो, तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। अपनी क्लियर कट सी बात है कि भाई मत यूरोप का वीज़ा लगाना, नहीं आएगा। क्योंकि वो भी ये चीज़ देखते हैं कि पहले बंदा कहाँ कहाँ घूमा हुआ है, नहीं घूमा हुआ, इसको उतनी नॉलेज है या नहीं है। सो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप थाईलैंड में जाओ, म्यांमार चले जाओ, या आपका ये श्रीलंका चले जाओ, और वियतनाम चले जाओ, मलेशिया, सिंगापुर चले जाओ। सिंगापुर भी थोड़ा टफ है उसके भी वीज़ा प्रोसेसिंग। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि थाईलैंड हो गया या वियतनाम, ऐसी सी कंट्रीज़ में चले जाओ। दुबई का वीज़ा बड़ी इजीली मिल जाता है। सो दुबई में जाओ, तो थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, फिर जाके इस यूरोप के वीज़े को हाथ डालो। अगर पहले ही आप सीधे यूरोप के वीज़े को हाथ डालोगे तो भाई काम नहीं होता। एजेंट इतने इतने पैसे आपसे ले लेंगे कि हाँ भाई हम 10 लाख रुपए में आपका काम करवा देंगे, अगर आपको काम के लिए जाना है, या 5 लाख में करवा देंगे। तो वो आपकी फाइल के ऊपर ना गेम खेलते हैं उसमें, क्योंकि वो बोलते हैं हम आपसे पैसे नहीं ले रहे। तो वो बिल्कुल आपसे पैसे तो नहीं ले रहे, बट आपके जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और वो एम्बेसी में जमा करवाएंगे, और रिफ्यूज़ल आएगी तो वो रिफ्यूज़ल किस पे पड़ेगी, आप पे। उनका कुछ नहीं जाना। और अगर आपका वीज़ा आ गया तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे, काम करोगे, और यहाँ पे एजेंट ने आपसे 9-10 लाख रुपए ले लेना है। सो अगर तो किसी को भी मतलब बढ़िया जेन्युइन फाइल अगर आपने मेरे से बनवानी है तो मैं बना के भी दे सकता हूँ, और अच्छे से मैं आपको कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी। मैं ये नहीं कहता मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, बट हाँ अगर आपकी मैं फाइल बना रहा हूँ तो भाई मैं उसमें इतनी मतलब अपने एफर्ट डाल दूंगा कि भाई वहाँ वीज़ा रिजेक्शन के कोई चांस रह ही नहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो इंट्रो हो गया भाई काफ़ी लंबा। अब शुरू करते हैं भाई अपने डॉक्यूमेंट आपको दिखाने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं यूरोप के वीज़े के लिए। अभी ये समझ लो मेरी मेहनत है इतने दिन की, कम से कम ये मेरी 20 दिन की मेहनत है जो कि इसमें है, और ये कल एम्बेसी में जमा होगी। अगर वीज़ा आएगा
तो ये वीडियो डलेगी। अगर वीज़ा नहीं आया, मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट क्योंकि मुझे इसके बाद मेरा रिजल्ट पता चल जाएगा कि मैंने जितने एफर्ट डाले हैं वो सही हैं या गलत है, जो भी है। अगर वीज़ा आ गया तो ये वीडियो डालूंगा, नहीं आया तो भी सोचूंगा, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। सो फिलहाल तो आपको भाई दिखाते हैं सारे डॉक्यूमेंट। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई यूरोप में घूमना या शेंगन वीज़ा लेना, तो भाई सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया है क्या, आप किसी भी कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वहाँ पे काफ़ी सारे फेयर लगे रहते हैं। जैसे मेडिका होता है, हर साल मेडिकल का फेयर होता है, ऐसे और भी काफ़ी सारे फेयर लगते हैं वहाँ पे, जिसको मेला बोलते हैं हम अपना पंजाबी हिंदी में मेला। सो वो मेले काफ़ी सारे लगे होते हैं वहाँ पे, तरह तरह के लगे होते हैं। कोई इंजन ऑयल का लगा लो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा लो, कुछ कुछ भी लगा लो। तो सबसे पहले आप उसका पास खरीद लो, और उस पास को खरीद के आप ट्रेड फेयर वीज़े पे जाओ वहाँ पे, जिससे वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहले तो भाई ये है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप देख सकते हो, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, और ये भाई मैंने फिल किया है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो सब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी बताते हैं अपनी वीडियोस में, बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है भाई एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे बड़ी चीज़ होती है एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस लेवल पे तैयार किया है। सो अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप ये कर सकते हो, अगर आप सैलरीड हो तो भी कर सकते हो, आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हो या फिर मतलब कुछ भी नहीं करते, तो उसके लिए आप मेरे को मेल कर लेना, उसके लिए भी हमारे पास रास्ते हैं। सो फिलहाल तो ये है भाई एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैंने फिल किया। इसमें सारी आपकी डिटेल आ जाती है, नाम हो गया, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आधार नंबर हो गया, आपका पासपोर्ट की डिटेल होगी इसमें, पासपोर्ट नंबर हो गया, और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें, एड्रेस हो गया। और अगर आप कंपनी में जॉब करते हो तो इसमें आप कंपनी की डिटेल भर सकते हो, अपनी कंपनी का एड्रेस भर सकते हो, और आपकी डेजिग्नेशन भर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का आप इसमें भर सकते हो। आपने कभी भी कोई भी अगर शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है ना, तो सबसे जरूरी चीज़ ये देखना, आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा डालो हमेशा। ये देखो मैंने मल्टीपल एंट्री वीज़ा डाला है, इससे पहले मैं कभी नहीं किया, बट मेरे जो ब्रदर हैं, दो जो मेरे साथ जा रहे हैं, उनमें से एक जो बड़े वाले ब्रदर हैं उनका इस बार 2 साल का वीज़ा आया है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जाते रहते हैं हर साल। उसके बाद छोटे वाले जो ब्रदर हैं उनका भी 6 महीने का आया है, और आई होप मेरा भी 6 महीने का ही आए। उसके बाद जिस होटल में आप रुक रहे हो, जहाँ पे भी आप स्टार्टिंग में रुकने वाले हो, मतलब कि जो आप फेयर को अटेंड करने जा रहे हो ना, उस फेयर के हिसाब से वहाँ के आसपास का कोई जो भी होटल है, और जितने दिन का भी वो फेयर है, उस हिसाब से आप अपना होटल इसमें डाल सकते हो। और आजकल मेक माई ट्रिप या अगोडा वगैरह पे सब पे मतलब जीरो उस पे पेमेंट पे बुकिंग हो ही जाती है, कंफर्म बुकिंग। उसके बाद भाई ये लास्ट वाला पेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप खुद से जा रहे हो अपने पैसों से, तो इसमें आप कैश, क्रेडिट कार्ड या जो भी इसमें आप इसमें पढ़ के टिक मार्क कर सकते हो। और अभी मैं जितना भी बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड फेयर वीज़ा के बारे में। ट्रेड फेयर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ऑलमोस्ट सेम सेम है, कोई फालतू मतलब इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं लगते। ऑलमोस्ट शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सेम ही प्रोसेस है, बस 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। सो फिलहाल अपना ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है भाई साइंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और तीसरे नंबर पे भाई साइंड डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल विद वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस। सो ये 2 डॉक्यूमेंट बड़े भाई इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये इन्होंने जो डिक्लेरेशन मांगी है इस पर कुछ नहीं है, ये नॉर्मल प्रिंट आउट करके आप, ये आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। अपने डेट एंड प्लेस डाल देना, यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं और कुछ नहीं। और यहाँ ऊपर आपने नहीं करना कुछ भी, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में है। सो आप इंग्लिश के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे साइन करना है। सो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाता है भाई ये हेल्थ इंश्योरेंस का। इसमें आपने अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, और जिस डेट को आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो डेट आ जाएगी, और उसके बाद साइन करके नॉर्मल जो है आप इसको भी मतलब भर सकते हो। सो ये हो गया आपका। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट भाई काफ़ी ज़्यादा डिटेल होने वाली है इस वीडियो में। उसके बाद आ जाता है भाई वैलिड पासपोर्ट। सो वैलिड पासपोर्ट हमने लगा दिया अपना, और अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो वो भी साथ में लगाना, सो उसका बेनिफिट ही है आपको। उसके बाद आ जाता है भाई कॉपी ऑफ द बायोमेट्रिक एंड एड्रेस पेज ऑफ द पासपोर्ट। सो अपना इसमें आता है, ये आपके पासपोर्ट है जो, इसकी कलर्ड कॉपी करवा के एक आपने ये लगानी है। सो ये भी हो गया अपना। उसके बाद आ जाता है भाई एक आपकी 35x45 mm की 70 to 80% फेस कवरेज होनी चाहिए उसमें, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो। सो आपकी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, वो भी हमने इसमें लगा ली हैं। फ़ोटोज़ किसी प्रोफेशनल से खिंचाना, क्योंकि फ़ोटोज़ से भी भाई रिजेक्शन आ जाती है कई बार, गलत फ़ोटो लगा देते हो और फिर बाद में बंदा कहता है कि यार रिजेक्शन क्यों आई है। सो किसी प्रोफेशनल के पास ही जाके फ़ोटो खिंचवाना। उसके बाद आता है भाई पर्सनल कवरिंग लेटर। सो मेरा पर्सनल कवरिंग लेटर है, मैं जा रहा हूँ 15 नवंबर से 25 नवंबर तक। सो ये है मेरा कवरिंग लेटर। अगर आपको कवरिंग लेटर भी चाहिए होगा सो मैं ये भी अटैच कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी इसमें चेंजेस हैं, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट कवरिंग लेटर बनाया है ये मैंने। अगर इसकी भी आपको नीड होगी तो ये भी मैं भाई आपको शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या मेल कर देना मुझे, या यूट्यूब में कमेंट कर देना। सो वहाँ पे भी मैं आपको
बता दूंगा इसके बारे में, क्या गाइड कर दूंगा। अब इसके बाद आ जाता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है इसमें लिखा हुआ है कंपनी कवरिंग लेटर। सो कंपनी कवरिंग लेटर या एनओसी लगा लो, ये भी हमें, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपनी कंपनी से लेके देना पड़ेगा ये। और इसमें क्या क्या आता है डिटेल, इसका भी मैटर जो है बड़ा ही सॉलिड मैटर बनाया है, ये भी मैं आपको पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा। अभी मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज इस पे कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ है, तो मैं नहीं वो शेयर करना चाहता। वीज़ा लगवा देंगे आपका अगर मेरा आ गया तो, ये मैंने पहले अपने आप पे करके देखा है, अगर मेरे पे ये चीज़ चल गई ना तो भाई आपके तो काम मैं करवा ही दूंगा पक्का। ये भी डॉक्यूमेंट अपना जो है हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी के ये डॉक्यूमेंट, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता अगेन। इसको रख के आपको बता देता हूँ कि ये है क्या क्या। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो भी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, जिस जो भी उसका सर्टिफिकेट, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रूफ ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये 3 चीज़ें जो है आपने इसमें लगानी है। ये मैं उस बेस पे बता रहा हूँ, अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं अगर, तो भी आप अपनी कंपनी में अपनी कोई डेजिग्नेशन दिखा सकते हैं, तो उसके भी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अपनी एक छोटी सी फर्म खोल के उसमें आप अपनी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करके अपने आप डॉक्यूमेंट ये सारे तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी कंपनी के ओनर हो तो आप ये सब अपने लिए रेडी कर सकते हो। सो उसके बाद आ जाता है भाई एग्जीबिटर पास, जो कि मैंने तो जाना है मेडिका अटेंड करने के लिए। सो मेरा एग्जीबिटर पास तो ये है, जो कि भाई मुझे पड़ा है 13,000 रुपये का ऑलमोस्ट, जो इसकी कॉस्ट मुझे आई है 13,000 रुपये आई है। और ये है भाई 3 दिन का, 17 से 20 नवंबर तक का। सो 3 दिन का पास मुझे पड़ा है 13,000 रुपये का। इसके अलावा आप वहाँ पे बहुत सारे फेयर चलते हैं, जर्मनी में लगा लो या फिर उधर की जितनी भी शेंगन एरियाज है वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, मतलब काफ़ी फेयर्स ऐसे होते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी का फेयर सिलेक्ट करके सो उसमें आप वीज़ा लगवा सकते हो, उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एग्जीबिटर पास हो गया मेरे पास। अब इसके बाद हम आ जाते हैं भाई 11th नंबर पे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। होटल बुकिंग्स, जो आपकी आइटनरी के हिसाब से अपनी होटल बुकिंग लगा लेना। और भाई ये जो है ना होटल, सबसे बड़ा प्रो टिप मैं बता रहा हूँ, होटल बुकिंग और एयर टिकट बिल्कुल कंजूसी ना करना भाई, चाहे पैसे दे के लेनी पड़े, कैंसलेशन वाली ले लेना। बट भाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, जो लोग कह देते हैं ना कि डमी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, बड़ी ही बेकार राय है वो, उससे भाई वीज़ा रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। होगी हमारी होटल बुकिंग। अब इसके बाद आ जाती है भाई 12th नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो है स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन। सो इसमें आ जाता है भाई, इसमें सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं। तो अगर तो आप इंडियन रेजिडेंट हो, अगर तो आपको कोई इंडियन रेजिडेंट स्पॉन्सर कर रहा है, मान लो कि कोई भी आपका लगा लो कि आपका कोई मतलब रिश्तेदार या फादर आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं मान लो आपको, तो उस केस में आप फादर के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। या फिर आपको कोई यूरोप का रेजिडेंट है जो वो स्पॉन्सर कर रहा है तो भी लगा सकते हो। और इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड बाय ए कंपनी इन इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया कि जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर इंडियन कंपनी आपको कोई स्पॉन्सर कर रही है तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक तो ये जो डॉक्यूमेंट है 7th और 8th नंबर पे थे, जो कि थे जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह जो मैंने बताए थे, और 8th नंबर पे एग्जीबिटर पास, ये सब हो गए। और एक आपका स्पॉन्सर लेटर हो गया, वो बता दिया मैंने। और उसके अलावा एक आईटीआर लगती है कंपनी की 3 साल की, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। सो ये हमारी कंपनी की 3 साल की आईटीआर आ गई। ये इस आईटीआर का सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पेज लगता है, फ्रंट वाला। सो इसके अलावा इसमें पूरी आईटीआर कहीं लोग विद कंपोजिशन टिका देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट पेज लगाओ छुट्टी, दैट्स इट। सो उसके बाद आ जाता है भाई ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में भाई अगर तो आप एम्प्लॉयड हो तो आपको चाहिए पे स्लिप्स, जो कि ईजिली मिल जाती है किसी भी कंपनी में। अगर आप जॉब करो तो पे स्लिप्स तो वो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, जो कि चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की, जो कि अपने पास आ चुकी हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, इसका भी मैटर मैं आपको दे दूंगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, कितनी आपकी सैलरी है, क्या आपकी वर्किंग आवर्स हैं, क्या वर्किंग डेज हैं, कब से आप जॉब कर रहे हो, क्या आपकी डेजिग्नेशन है, ये ज़रूरी है, ये बनवाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की। सो इसमें वैसे 3 मंथ की मांगते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट, इसमें पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी की नहीं चाहिए। सो अपनी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो 6 मंथ की लगाना, जो कि रिजल्ट आपको अच्छा देगी। और उसके अलावा इसमें फिर से आ गया आईटीआर, पहले हमने कंपनी की आईटीआर लगाई थी, अब इसमें हम लगाएंगे अपनी आईटीआर, जो मतलब आपकी पर्सनल आईटीआर जो आप फिल करते हो। आईटीआर जरूर फिल करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने आईटीआर फिल करनी ही नहीं शुरू की, तो भाई हर साल आईटीआर फिल करनी शुरू कर दो, अभी टाइम है। 1 साल पिछले की और 1 साल इसकी, आजकल तो शायद 2-2 साल की भी एक साथ कर सकते हैं, मतलब लास्ट ईयर की भी पेनल्टी के साथ हो जाती है और इस साल की भर लो, 2 साल की नीड होती है, बट आप 3 साल की लगाओगे तो वो वेल एंड गुड है।
सो ये आपका ITR हो गया और बैंक स्टेटमेंट, जो कि ये भी अपनी है, ये भी हमारी बैंक स्टेटमेंट है। अभी तो ये सिर्फ इतनी सी निकली है, वरना सिंगापुर वीज़ा के टाइम पे ये मेरी इतनी थी। ये आ गई भाई अगेन पर्सनल ITR एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लगाना। दोबारा से बता रहा हूँ, पूरी पूरी कॉम्पोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, उन्होंने मांगी नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बकायदा लिखा हुआ है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ इनको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट चाहिए, उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। सो ये भी आ गया। ये तो अभी तक मैंने बताया अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, या फिर आप अपनी कंपनी में किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ें। इसके अलावा इफ़ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड, सो उसके लिए भाई आपको फिर से चाहिए, फिर जितने भी पीछे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया GST, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको अपना GST नंबर चाहिए, अपना कंपनी, आपकी कंपनी की ITR चाहिए, और उसके बाद आपकी कंपनी की भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सो ये चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पे। उसके बाद रिटायर्ड पर्सन के लिए तो पेंशन चाहिए, पेंशन प्रूफ चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, और प्रॉपर्टी की ओनरशिप चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल से सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, स्कूल यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप घूमने जा रहे हो। और भाई ये भी बढ़िया चीज़ है, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो और वहाँ से ये चीज़ ले लो, स्टूडेंट के बिहाफ पे भी बड़ी जल्दी वीज़ा आ जाता है, तो स्टूडेंट में कोई ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते। उसके बाद आ जाता है भाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की। वही है, बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए हर केस में, 6 मंथ की लगा देना छुट्टी। और बैंक स्टेटमेंट में मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ भाई, एकदम से पैसा मत ठूस देना अपने अकाउंट में, वरना भाई दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे प्यार से, जब आपको पता है यार, देखो मेरे को पता है, मैं एकदम से, ये थाईलैंड तो है नहीं कि भाई मैं आज मेरा मन किया और मैं कल थाईलैंड पहुंच गया। ये भाई यूरोप का वीज़ा है, बड़े प्यार से बड़े तरीके से लगाना पड़ता है, और इसकी प्लानिंग जो है 6 महीने पहले ही शुरू कर देता है बंदा। सो जब आप इस दिमाग में आपके थॉट आए ना कि हाँ भाई हमारा दिल है यूरोप घूमने का, तभी से अपने अकाउंट में पहले चेक कर लेना कि 2-2.5 लाख पड़ा हो, और मिनिमम बता रहा हूँ मैं 2-2.5 लाख या 1-1.5 लाख पड़ा हो, और उसको फिर धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर देना, जो कि आप लेके आना 5-6 लाख तक ऊपर। आप चाहे 20 लाख दिखाओ, 30 लाख दिखाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। बट फिर भी मिनिमम जो मैं आपको कहूँगा, आपके पास अकाउंट में 3 से 4 लाख तो होने चाहिए अगर आप 10-15 दिन के लिए जा रहे हो, तो इतने तो उनको दिखाओ आप, ताकि उनको जो है एम्बेसी वालों को आपका केस जो है जेन्युइन लगे। सो उसके अलावा भाई इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड। सो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो भाई मेरी वीडियो बंद कर दो, जाओ सो जाओ। तो इसमें वीज़ा आना बड़ा औखा है भाई अनएम्प्लॉयड बंदे के लिए। बट जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयड बंदे के लिए भी भाई बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की। अगर आप कुछ नहीं करते और आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, 50-60 लाख रुपये पड़ा हुआ है अकाउंट में, जो मारो छाल और चले जाओ यूरोप। सो इसके बाद आ जाता है भाई प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपकी मैरिज हो रखी है ना भाई, बड़ा ही ज़्यादा आपको मतलब ये सपोर्ट करेगा ये डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, या अगर आपके बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन। ये 2 चीज़ें लगा देना, इससे भाई फाइल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। बंदा देखता है कि इसकी फैमिली है यहाँ पे, तो बंदा जो है घूम फिर के वापस आ जाएगा। सो इसमें आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो और बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन। सो मैंने अपने दोनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं, मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, तो उसकी मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, क्योंकि भाई मेरी हुई थी लव मैरिज, जो कि हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की इतनी बड़ी पटीशन है, इतने मोटे 4-5 वर्षों की, जो कि मैं लगाना सही नहीं समझ रहा, इस वजह से मैं वो नहीं लगा रहा। बट ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट मैं लगा रहा हूँ। इन्होंने पूछा हुआ है कि मतलब इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हो, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का। सो मैं अपने दोनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ छुट्टी। इसके बाद आ जाता है भाई फ्लाइट रिजर्वेशन। सो इन्होंने लिखा हुआ है फ्लाइट रिजर्वेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डमी टिकट बुक करो और मुंह उठा के चले जाओ, ना जी ना भाई। ये देख लो, कंफर्म फ्लाइट टिकट बुक की है, दिखा देता हूँ, पेमेंट भी दिखा देता हूँ, ये देख लो पेमेंट कर चुका हूँ मैं इसकी। और ये मैंने जो किया ना, ये मैंने किया भाई फुल्ली रिफंडेबल वाली, इन केस अगर 19-20 हो गई, वैसे मैं चीज़ सोच नहीं रहा, बाकी जो भी है भगवान को मंजूर है। अगर 19-20 हो गई तो भाई फिर ये है कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, 5-7 हज़ार रुपये का घाटा होगा, और जो है ये मैं अपना कैंसिल कर सकता हूँ। सो कैंसिलेशन वाली कर लो, महंगी जरूर पड़ेगी, 10-15 हज़ार फालतू पड़ेगी, या 7-8 हज़ार, जो भी उस टाइम पे किस टाइम पीरियड पे आप जा रहे हो। बट ये है कि फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कन्फर्म ही लगाना। और ये एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप दे रहा हूँ, लगानी ही पड़ेगी आपको कन्फर्म फ्लाइट टिकट, अगर आपको वीज़ा चाहिए। अगर आपको ऐसे ही खेल खेलने हैं तो फिर आप चाहे मत लगाओ, मतलब अगर आपको टाइम पास करना है तो। सो भाई मैंने लगा दिया कन्फर्म फ्लाइट टिकट। उसके बाद आ जाते हैं ये ट्रैवल इंश्योरेंस। ये है हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप इनकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लेके आओगे, उस पर इसमें आपको जहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाएगा वहाँ पे नीचे एक वेबसाइट भी दी होगी। उस वेबसाइट पे जाके देख लेना कि जिस भी कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो, ये आपकी कंपनी उस वेबसाइट पे लिस्टेड है भी या नहीं है, या आप ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चले गए और फिर उन्होंने आपकी फाइल रिजेक्ट मार देनी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता इतनी डीप में जो मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये चीज़ आप देख के लेना।
और ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 30,000 यूरो से ज़्यादा की होनी चाहिए, मतलब 2-2.5 लाख डॉलर की कर लो। मेरी तो सिर्फ और सिर्फ हुई है 800 रुपये में, कोई ज़्यादा खास खर्चा पड़ा नहीं मुझे इसका। सो अपना ये हो गया। उसके बाद आ गया भाई ये पासपोर्ट भरे पे आए साडा मोहरा नाल। उसके बाद ये भाई मेरे थाईलैंड के, मलेशिया के, सिंगापुर के वीज़े। सो ये स्टैंपिंग्स लगा देना अपने, जो भी आपके ओल्ड वीज़ाज होंगे वो लगा देना। और उसके बाद ये भाई मेरा सबसे बढ़िया वीज़ा जिसके आने पे मेरे को बड़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, जो कि है टर्की का वीज़ा। व्लॉग आपने देख ही लिए होंगे सारे टर्की के। ये सबसे मेरा बेस्ट वीज़ा था, क्योंकि स्टिकर, पहला स्टिकर वीज़ा था ये मेरा, और दूसरा अब ये यूरोप वाला होगा। सो लास्ट डॉक्यूमेंट ये था, ये लगा दिया मैंने। ये मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए हैं दोनों, ये ज़रूरी नहीं है बट ये लगा सकते हो आप। सो ये थी भाई हमारी शेंगन वीज़ा की चेकलिस्ट, जो कि मैंने सारी आपको डिटेल बड़े ही अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से समझा दी है। अब उस पर अमल कैसे करना है वो आप देखो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कवरिंग लेटर, आइटनरी तैयार करना, कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, क्या क्या वहाँ पे आप करोगे, ये सारी आइटनरी मतलब बड़े ही तरीके के साथ बनाना, डे बाय डे बना के दो उनको। और अगर आप ट्रेड फेयर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा कोई आइटनरी देने की जरूरत है नहीं उनको। सिर्फ आप उनको बोल सकते हो नॉर्मली कि भाई हम ट्रेड फेयर अपना जो है फेयर अटेंड करने जा रहे हैं, इसके बाद हम अपना वापस आ जाएंगे। और वैसे भी एक बार आपका वीज़ा आ गया उसके बाद वहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप वहाँ पे वापस आ रहे हो। मीन्स कि 3 दिन का अगर आपको वहाँ पे काम है तो वो आपसे नहीं पूछ रहे कि 3 दिन ही आप रुको। किसी को 1 मंथ का वीज़ा आता है, किसी को 6 मंथ का वीज़ा आता है। सो तब तक, जब तक आपके वीज़ा की वैलिडिटी पड़ी है, वहाँ पे आप घूम सकते हो। कोई चाहता हो कि यूरोप जाके सेटल होना, सो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और वो मेरे को इंस्टाग्राम पे या मेरे मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकता है कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, वो भी हम करवा देंगे। बट अभी पहले जो थी मेरी रिसर्च थी, नॉलेज मुझे काफ़ी है, मैंने अपने से पहले काफ़ी लोगों के वीज़ा लगवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी मैं अपने ऊपर मतलब एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना चाहता था कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, जो भी है। अब फिलहाल तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपसे मिलेंगे वीज़ा वाले दिन। तो फिलहाल तो सुबह मेरे को जाना है अम्बेसी, दिल्ली अम्बेसी में मेरी जो है अपॉइंटमेंट, मुझे डेट मिली है। सो हम अपॉइंटमेंट भी बुक करवा देते हैं अगर किसी को करवानी हो, और कवरिंग लेटर भी बना देते हैं। और आपको पूरा मतलब पूरी फाइल ऐसी बढ़िया झकास रेडी करके दे दूंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। जितने भी बड़े पंजाब के भाई हैं, पंजाब के भाई काफ़ी ज़्यादा यूरोप में मूव होना चाहते हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ, इतनी बढ़िया तरीके से फाइल बना दूंगा। किसी के चंगुलों में मत फंसो कि कोई इतने में 2,000 में वीज़ा लगवा दिया, 10,000 में वीज़ा लगवा दिया, भाई सब बकवास है। फुद्दू बनाने के ना लोगों ने पैसा ठगने के इतने तरीके बना रखे हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और भाई मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है। जो मिनिमम सी फीस होगी मैं आपको साफ बता दूँ, आपको अच्छा लगे आप करवाओ, नहीं अच्छा लगे बेशक ना करवाओ। अपने को कोई पैसों का लालच नहीं, भगवान की कृपा से अपना कामकाज बहुत बढ़िया है। अभी मैं मिलूंगा आपसे जिस दिन मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, जो भी है, जो वो ऊपर वाले के हाथ में है। बट मैं डिटेल अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं वीडियो डालूंगा या नहीं डालूंगा। बना तो ली मैंने, बना के रखना चाहता था मैं वीडियो, बना दी वीडियो। अब जिस दिन वीज़ा आएगा उस दिन आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ, व्लॉग एंड उस दिन करेंगे। सो बाय बाय। तो गाइस फाइनली वी आर ऑफिशियली एंटर्ड इन जर्मनी राइट नाउ। भाई मज़ा आ गया, इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गया, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करे। दिल खुश हो गया मेरा यहाँ पे आके ना, मतलब पूरी एक्साइटमेंट लेवल ना मेरा फिर से चार्ज हो गया हूँ मैं।